हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। कमोडिटी इनसाइट्स में आज बात करेंगे एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट एग्री कमोडिटीज की, और जिसे हम कैश कमोडिटीज कहते हैं। कैश कमोडिटीज क्या होता है, जिसे हम अपने उपयोग से ज़्यादा हम यहाँ पे उपजाते हैं, और उस हमारा जो मकसद होता है वो यहाँ पे कैश अर्न करना होता है, चाहे वो बाजार में बेच के हो या एक्सपोर्ट्स करके हो। यहाँ पे कुछ कमोडिटी यहाँ पे एसेंशियल कमोडिटीज के दर्जे में आती है, लेकिन ये एक कैश कमोडिटी है, नॉन एडिबल है एग्री कमोडिटीज होते हुए ही। और एनसीडीएक्स हो या स्पॉट मार्केट हो, बड़ी फेवरेट कमोडिटी है ट्रेडर्स की। तो अब तक आप जान चुके होंगे, क्योंकि मैंने नॉन एडिबल यहाँ पे कह दिया है। आज बात होगी कैस्टर सीड की। काफी दिनों से दर्शकों का एक फीडबैक आ रहा था कि उन्हें कैस्टर सीड पे स्पेशल वीडियो चाहिए। तो इस वीडियो के लिए मैंने एक अलग से प्रेजेंटेशन बनाया है, ताकि हम बड़े ऑर्गेनाइज वे में चले। पिछले हफ्ते हम लोगों ने, पिछले कुछ एपिसोड में हम लोगों ने एग्री कमोडिटीज पे भी यहाँ पे काफी वीडियोस किए हैं, चाहे वो जीरा हो, टर्मरिक हो, या यहाँ पे कॉटन ऑयल सीड केक हो। अगर आप उस वीडियोस को रेफर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिंक्स में, स्पेशल वीडियोस में यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं उन वीडियोस को भी। तो कोई देरी ना करते हुए यहाँ पे मैं शेयर स्क्रीन करना चाहूंगी, ताकि आपको सारी चीजें क्लैरिटी के साथ दिखे। तो ये तो फिलहाल कैस्टर सीड की चार्ट है, ये हम बाद में यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं प्रेजेंटेशन पे, ताकि यहाँ पे हम बिल्कुल अरेंज्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पे चल पाए, और आप यहाँ पे देख पाए कि किस तरीके से ये कमोडिटी है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो किसके प्राइसेस को प्रभावित करते हैं। अगर यहाँ पे हम किसान भाई के लिए खासकर ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा, जो ट्रेडर्स हैं यहाँ पे उनके लिए भी, किस तरीके से ट्रेडिंग करनी चाहिए, अगर उन्हें ये पोजीशन होल्ड करनी है, अपने स्टॉक्स को होल्ड करना है या बाद में बेचना है, सारी बातें होंगी यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, स्लाइड्स को यहाँ पे मैं मूव करना चाहूंगी। मैंने पहले ही बोला है नॉन एडिबल है, यानी कि हम इसे खा नहीं सकते, ये टॉक्सिक होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जितने भी मील्स होते हैं, चाहे वो सोया मील हो या मेज का हो या कोई भी कॉर्न मील हो या कोई भी मील हो, तो वो मील जो है वो हमेशा यूज होता है फॉडर में, यानी कि एनिमल्स को हम देते हैं एज अ फॉडर की तरह। लेकिन ये, इसके मील को हम एज अ फॉडर यूज नहीं करते हैं, लेकिन इसकी मील काफी कीमती होती है। अगर बात की जाए कि क्रॉप ये कौन सा है, तो ये खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप की बात आते ही जो होता है कि इसका आइडियल सीजन क्या है, तो प्लांटिंग सीजन हमारा मार्च से लेके अप्रैल तक होता है, जो कि अब यहाँ पे बीत चुका है। और सितंबर नवंबर में हमारा यहाँ पे फिर हार्वेस्टिंग वाली जो बात होती है वो सितंबर नवंबर से यहाँ पे शुरू हो जाती है। तो मेन जो प्राइसेस का प्रेशर है वो आप देखेंगे, मैं आगे आपको दिखाऊंगी सीजनैलिटी के चार्ट पे, जो कि 10 साल 12 साल के एवरेजिंग को निकालते हुए है, एक कैलकुलेशन के हिसाब से है कि किस तरीके से हार्वेस्टिंग और जो सोइंग सीजन है इसके प्राइसेस को प्रभावित यहाँ पे करता है। अब बात हो गई कि मान लीजिए कि 1 केजी यहाँ पे कैस्टर सीड है, कितना इसमें से तेल निकलेगा, कितना यहाँ पे खली निकलेगा। तो अगर मान लीजिए कि 46% जो है वो यहाँ पे तेल निकलता है, तो यानी कि ऑयल की जो यहाँ पे रिकवरी रेट है वो काफी बढ़िया है, और बाकी यहाँ पे खली है, थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो वेस्टेज में जाता है। यूजेस में कहें तो मेडिसिनल यूजेस है। काफी जमाने से यहाँ पे कैस्टर ऑयल का काफी प्रयोग किया जाता है, खासकर ब्यूटीज प्रोडक्ट्स में भी यहाँ पे काफी ज्यादा होता है। जनरल ल्यूब्रिकेंट्स हैं, और इसका जो, अगर हम थोड़ा एक्सटेंसिव यूजेस हम बोले कि किन किन चीजों में एप्लीकेशंस होते हैं, साबुन बनाने से लेके, ल्यूब्रिकेंट से लेके, हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूइड, यानी कि एक साबुन जिससे हम नहाते हैं से लेके यहाँ पे हम देखें तो मोटर व्हीकल में भी ये यूज होता है। साथ में इसके फार्मास्यूटिकल में भी अगर डिमांड है, तो परफ्यूम से भी डिमांड है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना वाइड एप्लीकेशन इस कमोडिटी का है। इसकी वजह से ये कमोडिटी काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। रही बात कि अगर यहाँ पे जानवर कैस्टर के मील को नहीं खाते हैं, उसका क्या यहाँ पे उपयोग है। उसका उपयोग हम यहाँ पे फर्टिलाइजर में करते हैं, क्योंकि नीम की खली का भी प्रयोग आप देखेंगे कि फर्टिलाइजर्स में या कीड़ों को मारने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे रिच प्रोटीन कंटेंट्स इसमें होते हैं, ये काफी मददगार होते हैं प्लांटेशन के लिए। अब बात आती है, थोड़ा सा यहाँ पे हम ग्लोबल से लेके लोकल तक आएंगे, ग्लोबल टू लोकल, ये यहाँ पे स्लाइड्स है। तो अगर देखा जाए तो कितनी कंट्रीज में ये उगाया जाता है, 30 कंट्रीज में यहाँ पे उगाया जाता है, 30 देशों में। सबसे खास है यहाँ पे इंडिया, चाइना, ब्राजील, रशिया, थाईलैंड, इथोपिया और फिलीपींस। लेकिन ये जो जितनी कंट्रीज है, अगर हम देखें 6-7 कंट्रीज यहाँ पे हैं, ये 80% प्रोडक्शन जो है पूरे वर्ल्ड का, 88% प्रोडक्शन यहाँ पे करती है। यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन है पावर का, डिस्ट्रीब्यूशन का, वो सिर्फ ये 6-7 कंट्रीज में है। लेकिन आपको जान के ये खुशी होगी कि बहुत ज्यादा जो प्रोडक्शन है, यानी कि 80 70 80% तक का प्रोडक्शन है, उसका कंसंट्रेशन यहाँ पे सिर्फ इंडिया में है। यानी कि इतनी बड़ी कमोडिटी का अगर देखा जाए
तो इंडिया एक डोमिनेटिंग प्लेयर है और ये बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और इनका जो एक्सपोर्ट है इंडिया से, ये यूएस, चाइना, यूरोप से लेके इथोपिया, काफ़ी कंट्रीज़ में इथोपिया कह रही हूँ, नीदरलैंड, काफ़ी कंट्रीज़ में इसका जो एक्सपोर्ट है, वो होता है। यानी कि हम यहाँ पे मेजर सप्लायर हैं। अब यहाँ पे जब बात ट्रिगर्स की होती है, तो जैसे एक्सपोर्ट कमोडिटी की बात होती है, तो सारे जो यहाँ पे फैक्टर्स होते हैं, प्राइसेस को जो इन्फ्लुएंस करते हैं, उसमें आप एक्सपोर्ट भी रख लीजिए। जब तक इस कमोडिटी का एक्सपोर्ट बहुत बढ़िया नहीं होता है, तब तक प्राइसेस में बहुत ज़्यादा मूव नहीं आती है। तो एक्सटर्नल फैक्टर में एक्सपोर्ट बहुत बड़ा ट्रिगर है, जिसके प्राइसेस को प्रभावित करता है। खरीफ का है दिसंबर से लेके मार्च तक इसके बारे में अगर हम बात करें, वो एक नॉर्मल खरीफ का मैंने एक सीजनैलिटी दिया था। लेकिन अगर खरीफ का यहाँ पे हार्वेस्ट करें, तो ये दिसंबर से लेके मार्च तक यहाँ पे हो जाता है। सोइंग में यहाँ पे जुलाई टू अगस्त यहाँ पे सोएंगे, इस चीज़ को आप देख लीजिए ध्यान से। मैंने कैस्टर के बारे में बताती हूँ, एक बार फिर से यहाँ पे क्लियर करना चाह रही हूँ कि खरीफ क्रॉप इज हार्वेस्टेड बिटवीन दिसंबर एंड मार्च आफ्टर बीइंग सोन इन जुलाई और अगस्त। तो यहाँ पे अभी सोइंग सीजन इसका दूर है। अगर इंडिया की बात की जाए, तो मैंने आपको बोल दिया कि ग्लोबल के लिए काफ़ी क्रूशियल है। अब बात हुई कि ग्लोबल में कुछ कंट्रीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया है, जो कि 80% तक सप्लाई करता है। अब इंडिया से हम आ जाते हैं स्टेट पे। तो स्टेट वाइज़ अगर हम देखें, तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन का जो 86% जो यहाँ पे शेयर है, वो गुजरात को जाता है। बाकी 14% में आपको जो इसको सबसे ज़्यादा उपजाते हैं, वो यहाँ पे आंध्र प्रदेश से लेके राजस्थान है। तो आप समझ सकते हैं कि जब बात कैस्टर की है, तो यहाँ पे ग्लोबल में इंडिया इम्पोर्टेंट है और इंडिया के लिए गुजरात सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ का प्रोडक्शन, वहाँ पे सोइंग किस तरीके से हुई है, हार्वेस्टिंग कैसी हुई है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। काफ़ी मैं ये सोच के चल रही हूँ कि काफ़ी लोग यहाँ पे ट्रेडर्स होंगे और फार्मर्स भी यहाँ पे होंगे। उनके लिए मैंने एक लाइफ साइकिल और वैल्यू चेन का इस कमोडिटी का एक स्लाइड रखा है। अगर आप देखेंगे, तो सबसे पहले फार्मर इसे उपजाता है, फिर हमारे जो आड़तिए होते हैं विलेज में, वो यहाँ पे खरीदते हैं और वो फर्दर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या कहें जो स्टेट लेवल पे, वो होलसेलर के पास इसे पहुँचाते हैं। होलसेलर इसे बेचते हैं ऑयल मिलर्स के पास। ऑयल मिलर्स के पास 2 चीज़ें निकलती हैं, एक तो कैस्टर ऑयल, दूसरा कैस्टर मील। कैस्टर ऑयल लगभग 46% निकलता है, तो बाकी वेस्टेज के साथ बाकी जो है हमारा आधा मान के चलिए, वो कैस्टर मील यहाँ पे हो जाता है। कैस्टर मील का जो उपयोग है, वो तो या तो फर्टिलाइजर के रूप में होता है यहाँ पे घरेलू बाजार में, और नहीं तो ये बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाता है फॉर द सेम पर्पस, यानी कि फर्टिलाइजर की तरह यूज करने में। लेकिन जब बात कैस्टर ऑयल की होती है, तो ये घरेलू इस्तेमाल भी होता है, एक्सपोर्ट भी किया जाता है। पेंट्स में, लुब्रिकेंट्स में, रेजन्स में ये काफी ज्यादा यूज होता है। तो ये इसका एक वैल्यू चेन मैंने आपको दिखाया है कि इस तरीके से ये कमोडिटी ट्रेड होती है। अब बात करते हैं फैक्टर्स की। जो क्या-क्या चीज़ें हम ध्यान में रखें जब हम कैस्टर में ट्रेड कर रहे हैं, किन-किन चीज़ों से यहाँ पे प्रभावित होती हैं? प्राइसेज़। तो डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा हम इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इतना बड़ा हमारे पास कैटल फीड है, इतना बड़ा इंडस्ट्री है, हम खुद बहुत ज़्यादा कंज़्यूम यहाँ पे करते हैं और सबसे बड़ी मतलब पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ी कंट्री हो गई है इंडिया, तो हम खुद का कंज़म्पशन ही हमारा बहुत ज़्यादा है। फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट डिमांड आता है, न्यू यूजेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, काफ़ी सारे ल्यूब्रिकेंट्स में और काफ़ी सारे खाने के इसमें भी यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से इसके यूजेस बढ़ रहे हैं और डिमांड यहाँ पे बढ़ रही है। जैसे-जैसे बेकरीज़ का इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है यहाँ पे, जो प्रिज़र्व फूड होते हैं, यहाँ पे गम का डिमांड बढ़ा, कैस्टर का डिमांड बढ़ा, तो काफ़ी कमोडिटीज़ की डिमांड वैसे-वैसे बढ़ रही है। कैरी ओवर या कैरी फॉरवर्ड स्टॉक काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। काफ़ी कमोडिटीज़ में हम देखते हैं कि प्रोडक्शन कम है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड अगर ज़्यादा है, तो प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा मूव नहीं होती है। और बहुत सारी कमोडिटी में है कि प्रोडक्शन बिल्कुल एवरेज है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड है ही नहीं, तो उस कमोडिटी के प्राइसेज़ बहुत हायर साइड जाते हैं। तो कभी भी आप किसान हैं या ट्रेडर हैं, तो जो प्रोडक्शन डेटा है, उस पे तो ध्यान रखिए। कैरी फॉरवर्ड पे आप ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि ये प्राइसेज़ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। ग्वार में इस बार काफ़ी प्रोडक्शन कम है, लेकिन फिर भी ग्वार के प्राइसेज़ फिलहाल इतने नहीं बढ़े जितना प्रोडक्शन कम है। उसकी वजह ये है कि कैरी फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। इसकी वजह प्राइसेज़ यहाँ पे थोड़ा-सा अपसाइड है, लेकिन लिमिटेड अपसाइड है। फिर चलते हैं यहाँ पे शिफ्ट इन क्रॉप पैटर्न। बहुत बारी ऐसा होता है कि जो क्रॉप बहुत ज़्यादा रिटर्न देता है, अगले में किसान भाई उसे ज़्यादा उगाते हैं और किसी और फसल पे वो दबाव आता है, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। जैसे कि जीरा में हम लोगों ने 60-65 हज़ार तक का भाव आता हुआ देखा था 2022-23 में, और 23 में उसका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हुआ कि 65,000 20,000 की कमोडिटी 65,000 चली गई, 65,000 की कमोडिटी अभी 23,000 में ट्रेड हो रही है। तो निश्चित तौर पे आपको क्रॉपिंग पैटर्न पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होगा।
क्योंकि इंडिया में 60-65% यहाँ पे जितने भी खेती हैं या किसान भाई हैं, वो मानसून पे डिपेंडेंट है। तो मानसून किस तरीके का रहेगा, इस पे हमारी खेती बहुत ज़्यादा निर्भर करती है और यहाँ पे इरिगेशन की सुविधाएँ बहुत कम हैं। तो अगर इस बार मानसून अच्छा है, तो प्राइसेज़ पे थोड़ा-सा यहाँ पे दबाव हो सकता है। एक चीज़ बहुत ध्यान देने की बात है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो ख़ासकर कि एग्री कमोडिटीज़ पे बहुत दबाव है यहाँ पे। 2008 में भी जब प्राइसेज़ काफ़ी यहाँ पे प्रोडक्शन कम था, तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था एक्सपोर्ट कैस्टर ऑयल के एक्सपोर्ट पे। आपको अगर याद होगा पुराने ट्रेडर्स जो हैं वो इस बात को भली-भाँति जानते हैं। फिर उसे बैक भी लिया गया था, अब हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आती है, उससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रभावित होते हैं प्राइसेज़ क्योंकि एक्सपोर्ट कमोडिटी में अगर हम एक्सपोर्ट ही बैन कर दिए तो प्राइसेस तो यहाँ पे डाउनसाइड आएगा। तो इन सब तरीकों से पॉलिसीज़ को यहाँ पे वॉच करते रहना बहुत ज़रूरी है और आपको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री या कॉमर्स मिनिस्ट्री के इस पे वेबसाइट पे भी इसकी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद है करंट इंटरनेशनल प्राइसिंग। अगर बाहर के बाज़ारों में बहुत डिमांड है और प्राइसेज़ हायर साइड हैं, उसका रिफ्लेक्शन तुरंत आता है हमारे बाज़ार पे। ये बात मैंने कही थी आपको सारी फिज़िकल मार्केट की वैल्यू चेन, कैसी कमोडिटी है, कब यहाँ पे हार्वेस्ट होता है, कब यहाँ पे सोइंग होती है। अब बात करेंगे ऐसी कमोडिटी की जो वायदा बाज़ार में यहाँ पे ट्रेड होती है। वहाँ पे जो हमारे भाई-बहन हैं यहाँ पे जो कि वायदा बाज़ार में ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये स्लाइड काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस कमोडिटी की ट्रेडिंग यहाँ पे होती है और बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पे होती है, काफ़ी ख़ास ये कमोडिटी है। तो नेम ऑफ कमोडिटी में कहें तो हमारा कैस्टर सीड है यहाँ पे। अब बेसिस है कि बहुत सारे स्पॉट मार्केट होते हैं। अब अगर मान लीजिए हल्दी है तो निज़ामाबाद में भी हो रहा है, कहीं और भी हो रहा है, वायनाड में हो रहा है, कहीं और भी हो रहा है, साउथ में हो रहा है। तो एक बेस होता है जिसके बेस के प्राइस को हम पकड़ के उसको हम उसके वैल्यू को लेके, उसकी क्वालिटी को लेके कि बेस बनाता है एनसीडीएक्स। वो ये दिशा है यहाँ पे। जो प्राइसेज़ हैं वो एक्सक्लूसिव जीएसटी आते हैं, इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। यूनिट ऑफ ट्रेडिंग यहाँ पे 5 एमटी का है, मीट्रिक टन का है। जो आपको एनसीडीएक्स में प्राइसेज़ यानी कि 5600-5500 जो प्राइसेज़ हैं, वो 1 क्विंटल का यहाँ पे है भाव। इसलिए ये बेस वैल्यू उन्होंने पर क्विंटल दिया यानी कि 5600 तो पर क्विंटल 5600 का भाव है। केजी में वो ₹56 केजी आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। टिक साइज़ का मतलब है कि 1 रुपी यानी कि अगर 5600 है एनसीडीएक्स में, अगला भाव 5601, 5602 इस तरीके का आएगा यानी कि ₹1 के बदलाव के साथ यहाँ पे ये कमोडिटी ट्रेड होती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है जानना कि ट्रेडिंग टाइम क्या है। इक्विटी में ट्रेडिंग टाइम जैसे कि हम 9 बजे से साढ़े 3 बजे का देखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एनसीडीएक्स में एग्री कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग 10 बजे अगर लें, तो शाम के 5 बजे 9 बजे से लेके 5 बजे तक इनफैक्ट होती है। डिलीवरी लॉजिक कंपल्सरी है, यानी कि जो किसान भाई डिलीवरी छोड़ना चाहते हैं या जो ट्रेडर भाई यहाँ पे लेना चाहते हैं, उनको डिलीवरी यहाँ मिल सकती है। अगर आप डिलीवरी नहीं लेना चाहते हैं, तो स्टैगर्ड डिलीवरी से जाने से पहले पोज़ीशन को स्क्वायर ऑफ कर दें तो आपको डिलीवरी यहाँ के लेने की झंझट नहीं है। एक्सपायरी डेट यहाँ पे हर महीने के 20 तारीख को होता है, यानी कि मई का महीना ये चल रहा है, मई में ये वीडियो बन रहा है 2024 में, तो मई 20 को यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सपायर हो जाएगा। एक्सपायर हो जाएगा, अब मान लीजिए मई 20 को अगर शनिवार या रविवार है तो क्या होगा? तो सबसे पहला ट्रेडिंग डे यानी कि मान लीजिए कि हाइपोथेटिकल 20 तारीख अगर शनिवार है, तो इसकी एक्सपायरी 19 मई को यानी कि शुक्रवार को हो जाएगी, 1 दिन पहले हो जाएगी। और इनिशियल मार्जिन यहाँ पे 10% का लगता है, यानी कि एक्सपोज़र का सिर्फ 10% आपको पे करना है। अब थोड़ी बात होती है एनुअल रिटर्न की, क्योंकि ये काफ़ी मज़ेदार स्लाइड्स है, जो यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, वो इस मूव को काफ़ी जान रहे होंगे। ये हमारी टीम ने दिया है, इसके लिए धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर सालों में 2005 में 9% की गिरावट थी यहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर सालों में कैस्टर ने काफ़ी रिटर्न बढ़िया दिया है। 2010 में भी इसकी रिटर्न जो है ये देखिए काफ़ी बढ़िया थी। 22 में भी यहाँ पे 32% का 22 में यहाँ पे 21% का रिटर्न था क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन काफ़ी कम था और ये जो सीज़न था इसमें प्रोडक्शन काफ़ी प्रभावित रही थी और एक्सपोर्ट ज़्यादा था, जिसकी वजह से हम लोगों ने एक अपसाइड देखा था। लेकिन 23 में यहाँ पे प्रोडक्शन यहाँ पे ज़्यादा हुआ, पहले से बढ़ा, कैरी फॉरवर्ड भी था, जिसकी वजह से हम लोगों ने 23 में कैस्टर में 20% तक का फॉल आता हुआ देखा है। तो आप देखेंगे ज़्यादातर ये कमोडिटी जो है 5 साल का एक तेज़ी खेला, 2 साल की मंदी, 2 साल की तेज़ी, 2 साल की मंदी, 2 साल की तेज़ी, 1 साल की मंदी, 3 साल की तेज़ी, 1 साल की मंदी। यानी कि ज़्यादा ये कमोडिटी जो है वो तेज़ी खेलती है और इस बार 1% अगर ओवरऑल देखा जाए 24 में तो 1% का एक डाउनसाइड आ रहा है। अब बात होगी यहाँ से आगे की 2024 का क्या आउटलुक है? क्या ये रेड कैंडल ग्रीन बनेगा? इस पे आगे हम बात करेंगे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। करीब-करीब 15 साल का एक एवरेजिंग सीज़नल डेटा लिया गया है, जिसमें मंथ वाइज़ अगर आप देखें तो आपको मूवमेंट का पता चलेगा। जनवरी से हमारे ये कमोडिटी जो है ये बढ़ना शुरू होता है और अप्रैल तक यहाँ पे बढ़ता है, एक अपसाइड दिखता है और ये 24 का भाव है। 24 में भी आप देखे होंगे कि काफ़ी एक स्पाइक आया और अप्रैल तक प्राइसेज़ जो है वो नीचे आए। फिर सीज़नैलिटी इंडेक्स बोलता है कि अप्रैल से लेके मई तक ये प्राइसेस नीचे आते हैं। अभी मैं दिखाऊँगी पिछले 5 हफ्तों से कैस्टर प्राइसेस जो हैं लगातार नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि इस प्राइस मूवमेंट को काफ़ी फॉलो किया। देखिए कितना स्टीप फॉल यहाँ पे आया। पिछले 5 हफ्तों से गिरावट हो रही है, 4-5 हफ्तों से। फिर मई-जून जो है कंसोलिडेशन में आता है, यानी कि प्राइसेस एकदम से मतलब एक रेंज में रहती है। 2000, 15,000, 15 सॉरी 1500 के रेंज में मूव करती है। जुलाई से एक मेजर मूव आता है और यहाँ पे सितंबर तक ये मूव रहती है, यानी कि हमें अगर तेजी खेलना है तो ये समय एक आ रहा है जब लोअर प्राइस पे आप कैपिटल में एक अपसाइड बना सकते हैं, बाइंग पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं और इसे आप होल्ड कर सकते हैं सितंबर महीने तक। ये आपको अच्छी खासी तेजी देगा और फिर जैसे ही थोड़ा सा यहाँ पे हम देखते हैं एक डाउन साइड आता है अक्टूबर में, फिर हम नवंबर में एक अपसाइड आता हुआ देखते हैं। तो मेजर जो अपसाइड मूवमेंट है वो जून से लेके आपको करीब-करीब सितंबर महीने तक दिखता है, यानी कि जून-जुलाई में आपको जो भी डाउनसाइड मिल रहा है, इस पे आप एक बाय पोज़ीशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब ये डेटा जो है वो इस साल का बिल्कुल अपडेटेड डेटा है, ये मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। 2024 में क्योंकि एक्सपोर्ट कमोडिटी है, तो आप देखेंगे जो पहली तिमाही है, यानी कि 24 की पहली तिमाही जनवरी, फ़रवरी, मार्च का डेटा आ गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया है। किसी भी साल इतना एक्सपोर्ट नहीं था जो कि 24 में हम देख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि ये क्वांटिटी मीट्रिक टन में है, इसको ज़रूर में ध्यान रखिएगा। ये करीब 1.5 लाख है, ये 1,41,000 है, ये 1,62,000 है, काफ़ी बढ़िया रहा था। यहाँ पे 19 और 20 में हमारा कम हो गया था क्योंकि ये कोविड वाला टाइम था। 21 में काफ़ी बढ़िया एक रहा था क्योंकि इकोनॉमी में रिवाइवल आया था, कोविड के बाद इकोनॉमी ओपन हुई थी, तो एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी बढ़िया बढ़ा था। लेकिन फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं रिकॉर्ड यहाँ पे एक्सपोर्ट डिमांड जो है देखने को मिल रहा है 24 की तिमाही में। यानी कि 24 इंडिकेट कर रहा है कि प्राइसेस यहाँ से एक अपसाइड मूव लेगा कैस्टर ऑयल में, कैस्टर सीड में, कैस्टर ऑयल में। इनफैक्ट कैस्टर ऑयल ही यहाँ पे ज़्यादा ये होता है, एक्सपोर्ट होता है। तो कैस्टर ऑयल बहुत वैल्यूएबल कमोडिटी भी है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है हमारे कैस्टर सीड में जो कि एनसीडीएक्स पे ट्रेड होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो मार्केटिंग ईयर है, सबसे पहले ये ध्यान में देना है, जनवरी से दिसंबर तक हम मार्केटिंग ईयर मांगते हैं। कैरी फॉरवर्ड 21 में ज़्यादा था, 22 में कम हुआ, 23 में यहाँ पे काफ़ी कम हुआ और 24 में ये 2.2 लाख टन है। प्रोडक्शन देखें तो 22 में यहाँ पे काफ़ी कम हो गया था प्रोडक्शन जिसका हम लोगों ने असर आता हुआ देखा था। मैंने प्राइस पे आपको बताया था, अगर मैं पीछे भी जाती हूँ, तो मैं आपको बताई थी कि 22 में प्राइसेज़ जो हैं वो काफ़ी हायर साइड रहा था। तो 22 में देखिए रिफ्लेक्शन आया, 21 में भी 21% बढ़ा और ये 32% बढ़ा था। तो ये देख सकते हैं कि प्रोडक्शन का काफ़ी ज़्यादा असर यहाँ पे होता है। लेकिन 23 में ये प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया, यानी कि साढ़े 17 लाख टन से बढ़ के ये साढ़े 19 लाख टन हुआ। इसमें काफ़ी ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ था जिसकी वज़ह से हम लोगों ने प्राइस में एक डाउनसाइड आता हुआ देखा था 23 में। तो प्रोडक्शन और डिमांड का सारा मतलब जो असर है वो बहुत ज़्यादा इस पे होता है। तो अगर इस बार का अगर हम हिसाब करें जो मैथमेटिक्स करें, कैलकुलेशन करें, 2.2 लाख टन हमारा कैरी फॉरवर्ड है, कैरी ओवर है। 17 लाख का इस बार हो रहा है कि प्रोडक्शन होगा, यानी कि टोटल सप्लाई हमारा 19.2 लाख टन है। क्रशिंग के लिए यहाँ पे ओवरऑल मान के चलिए जो 18 लाख हमारा एक मीट्रिक टन का हमारा एक क्रशिंग रहेगा। तो टोटल डिमांड हमारा करीब-करीब 18 लाख टन है, तो कैरी आउट जो है, ये हमारा काफ़ी कम रहेगा, 1.24 लाख टन रहेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो फिगर है, ये बहुत टाइट है। इसके बाद मुझे लग रहा है कि प्राइसेज़ में एक अपसाइड मूव आपको आता हुआ दिख सकता है। तो ये जो रेंज है, जहाँ प्राइसेज़ नीचे जा रहे हैं, वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। और अब यहाँ पे मैं आपको सीधे ले चलती हूँ प्राइस आउटलुक की तरफ, जो हमारा ये सेशन होता है और यहाँ पे अगर मैं प्राइस आउटलुक की तरफ जाती हूँ, तो मैं आपको ले चलती हूँ एक बार कैस्टर सीड एनसीडीएक्स पे किस तरीके से ट्रेड हो रहा है, वो मैं दिखाना चाहूँगी। मैंने शेयर स्क्रीन किया, आई होप सो ये आपको दिख रहा होगा। ये विज़िबल है। अगर आप शुरुआत से लें तो 2010 से हम देखेंगे, प्राइस यहाँ पे करीब-करीब काफ़ी नीचे था और ज़्यादातर ये कमोडिटी अगर आप देखिए
2009 से ये कमोडिटी जो है 2500 से लेके अपर बैंड हमारा करीब-करीब 5500-5600 का है। तो ये एक तो सपोर्ट हो गया 3000 का ही इसको मान लेते हैं, ऊपर में हमारा 5500 है। तो 2009 से लेके 2020 तक, 2020 भी नहीं 21 तक इसने इस रेंज को ब्रेक नहीं किया। और 22 से 21 की शुरुआत से 21 के लास्ट से ये इस रेंज को ब्रेक करके एक हाई बनाया करीब-करीब यहाँ पे 7600 का। यानी कि 2500 की जो कमोडिटी थी 2009 में, वो एक बार यहाँ पे 7700 के करीब भी यहाँ पे ऊँचाई को छुई है। अब ये कमोडिटी अगर हम थोड़ा-सा यहाँ पे 1 ईयर या 5 इयर्स के इस पे लेके चलते हैं, तो इस कमोडिटी का बेस बन रहा है अभी नीचे की तरफ करीब-करीब 5100-5200 का बेस बन रहा है। यानी कि बहुत ज़्यादा ये कमोडिटी गिरेगी, तो 5263 के करीब 5200 साढ़े 5200 का एक सपोर्ट बनाएगी ये कमोडिटी। लेकिन इसमें जो अपसाइड पोटेंशियल है, वो ज़्यादा है। यानी कि अगर आप देखें जुलाई से लेके जून से लेके सितंबर तक का जो महीना है, उसमें काफ़ी चांसेस हैं कि पहला टारगेट यहाँ पे 6000 का हम ले सकते हैं, दूसरा टारगेट यहाँ पे हम 6545 का लेते हैं। तो फिर से मैं याद दिलाती हूँ, अगर स्टॉप लॉस की तरह हम यूज़ करें तो हमारा 5200 का स्टॉप लॉस बनेगा। फर्स्ट टारगेट हमारा 6000 का बनेगा, सेकंड टारगेट हमारा 6525 या 6550 का यहाँ पे बनेगा और इससे बिल्कुल अगर हायर साइड जाती है, एक्सपोर्ट डिमांड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके आता है, तो ये कमोडिटी आपको अगर इसका हम 10 लें तो 6880 तक ऊपर की तरफ जा सकती है। यानी कि 2024 का पूरा साल अगर हम लेते हैं, तो काफ़ी चांसेस है कि इस बार कैस्टर 6500 के लेवल को दिखाए। अगर एक्सट्रीम साइड यहाँ पे जाती है, तो इस कमोडिटी में एक बार फिर से मूव आपको आ सकता है 6800 का। तो इस तरीके से डाउनसाइड कम है, 300-400 पॉइंट करंट मार्केट प्राइस से ये नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन अपसाइड पोटेंशियल इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आप बाय पोज़ीशन को क्रिएट कर सकते हैं। जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म में यहाँ पे ध्यान रख रहे हैं, उनके लिए बाय पोज़ीशन की सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि फिलहाल ये कमोडिटी अगर मैं थोड़ा-सा इसको डेली पे करूँ, अगर मैं इसको डेली चार्ट पे लाती हूँ, तो इस कमोडिटी में अभी भी फॉल है और ये फॉल करीब-करीब आपको 5500 तक का यहाँ पे एक फॉल है। अगर मैं वीकली में करती हूँ, तो भी ये यहाँ पे थोड़ा-सा फॉल इंडिकेट करेगा और वीकली में आपको लगेगा कि ये फॉल करीब-करीब 5450 तक आएगा। तो अभी दबाव में आके या कोई आपको सिर्फ सजेस्ट कर रहा है, इसमें दबाव में आके या इन्फ्लुएंस होके बाइंग ना करें। इंट्राडे या शॉर्ट टर्म आपको यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे सेलिंग की कॉल बनी हो, लेकिन जो लोग यहाँ पे किसान भाई हैं, ट्रेडर्स हैं, जिन्हें लेना है, वो करेक्शन का वेट करें 5400 का और जब वहाँ पे प्राइसेज़ आते हैं, तो नीचे की तरफ 5200 का स्टॉप लॉस के साथ आप रेंज में बाइंग करिए और पहला टारगेट 6000 दूसरा टारगेट 6500 एक्सट्रीम साइड अगर एक्सपोर्ट डिमांड आती है, तो वो टारगेट होगा 6800 का जो मैं फिर से अपडेट दूँगी कि इसे होल्ड करना चाहिए या पोज़ीशन को नहीं होल्ड करना चाहिए। ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा और ऐसे अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। थैंक यू।